गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम सब जो दलहनी फसल है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट फसल है इसकी अरहर। उस अरहर की खेती के बारे में आज हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे। अरहर की खेती कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी, इसे पिजन पी भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कैजेनस कजान है। कुल लेग्यूमिनेसी, जो कि इसका एक नया नाम है फेबेसी। उपयोग एवं महत्व। अरहर का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, हम देखेंगे। अरहर का मुख्य उपयोग तो दाल बनाने के काम में आता है। इससे जो प्राप्त लकड़ी होती है वह लकड़ी ईंधन के रूप में और साथ ही साथ छप्पर में बनाने में, टोकरी बनाने में उपयोग करते हैं। और इसकी जो दाल होती है, दाल बनाने में जो उसकी छिलके निकलते हैं, इसको छिलके को पशुओं को खिलाने के लिए यानी कि हम चारे के रूप में भी उपयोग करते हैं। अरहर की जो दाल होती है इसमें प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। जलवायु। अरहर के अच्छे उत्पादन के लिए जलवायु किस प्रकार चाहिए? अरहर के अच्छे उत्पादन के लिए जलवायु होगी आर्द्र, नम एवं शुष्क जलवायु। यह अपने पूरे जीवन काल में जलवायु को बदलती रहती है। अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। बुआई के समय गर्म जलवायु, उसके बाद बीच में ठंडी जलवायु। बुआई के बाद जब फूल आते हों, अगर पाले पड़ जाएं तो इससे पाले का काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि पाले से फूल इसको जो गिर जाते हैं, इसलिए इसके फलियों में कमी आ जाती है। उन्नतशील जातियाँ क्या हैं? उन्नतशील जातियों को हमने दो कैटेगरी में अलग अलग बांटा है। पहला है कम समय में पकने वाली जातियाँ, यानी 4 से 5 माह में जो जातियाँ पक जाती हैं, ये कम समय वाली होंगी। इसके लिए है टाइप 21, प्रभात, उपास 120, पूसा अगेती, पूसा 84। ये आपकी जो प्रजातियां हैं, ये सब प्रजातियां 4 से 6 महीने में यानी कम अवधि में पकने के लिए मानी जाती हैं। दूसरा है अधिक समय में पकने वाली जातियां। ये जातियां पकने के लिए लगभग 10 महीने, 8, 9 या 10 महीने का समय ले लेती हैं। ये पकती है उतने समय में, जैसे टाइप 7, टाइप 17, बसंत, बहार, ग्वालियन 3, अमर और आज़ाद। ये जातियां हमारी हैं जो अधिक समय में पकती हैं, लगभग 9 से 10 माह में। अब बात आती है भूमि। इसकी भूमि दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी, बलुई दोमट भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन सबसे अच्छी अगर मानी जाए तो इसकी खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे है खाद एवं उर्वरक। वैसे तो अरहर की फसल दलहनी फसल होने के नाते अपने नाइट्रोजन की पूर्ति स्वयं कर लेती है वायुमंडल से, लेकिन फिर भी इसके शुरुआती ग्रोथ के लिए, प्रारंभिक वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन को 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। और जो फास्फोरस है 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। इसमें पोटास, अपने भारत देश की मिट्टी में पोटास की अधिकता के कारण, कमी न होने के कारण अरहर की फसल में पोटास देने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके अगर गोबर की खाद हम देना चाहें, गोबर की खाद 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर देते हैं। एक खाद कब हम देंगे? बुआई से 1 महीने पहले खेतों में हम मिला देते हैं, ताकि वे बुआई के समय विच्छेदित हो करके पौधे की प्राप्ति अवस्था के योग्य हो जाएं। अब बात आती है इसमें बुआई। बुआई में 3 टर्म है आपका: बीज की मात्रा, बुआई का समय और बुआई का ढंग। वैसे तो जो अकेली फसल बोई जाती है
अकेली कहने का मतलब मुख्य फसल के रूप में जो अरहर की फसल ली गई है वह 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज की मात्रा है 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए पर्याप्त होती है। दूसरा है बुआई का समय। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है, बुआई 15 जून से लेकर 30 जुलाई तक यानी 1.5 महीना का समय हमको मिलता है बुआई का, तो 15 जून के समय हम बुआई कर देते हैं और 30 जुलाई के बीच में। ठीक, बुआई का ढंग, बुआई का ढंग है, इसमें 2 प्रजातियां हैं। पहले हमने बता दिया आपको, एक शीघ्र पकने वाली और एक है देर से पकने वाली। शीघ्र पकने वाली जो जातियां हैं वह 60 लाइन से लाइन की दूरी जो होती है 60 सेंटीमीटर इसकी, और जो पौधे से पौधे की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इसकी दूरी पर हम देर शीघ्र पकने वाली जातियों की बुआई करते हैं। अगर देर से पकने वाली जातियों की बात की जाए, ये होते हैं 90 गुणे 30 सेंटीमीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी 30 रहेगी, 30 सेंटीमीटर, और जो आपके लाइन से लाइन की दूरी होगी वह आपकी होगी 90 सेंटीमीटर। इसको हम हमेशा जब भी बोते हैं लाइनों में ही बोते हैं। लाइनों से बोते से उगठा रोग लगने की संभावना कम बनती है और साथ ही साथ उत्पादन भी अच्छा होता है। और अगर हम इसको मेड़ों पर बोएं तो और अच्छा होता है, क्योंकि बरसात के समय में उसकी जड़ों के पास जल जमाव की समस्या से भी हमें कुछ निदान मिलता है। सिंचाई, सिंचाई वैसे तो दलहनी फसल होती है। जो अरहर की फसल है इसकी जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, संभवतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर बहुत सूखे की स्थिति है तो हम सिंचाई करते हैं। जनवरी के प्रारंभ में जब फूल आते हैं तो हम सिंचाई कर देते हैं। उस समय यह इसलिए किया जाता है ताकि पौधे को पाले से बचाया जा सके और फूलों के झड़न से रोका जा सके। उससे पहले अगर भूमि काफ़ी कड़ी हो गई है, नमी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, जनवरी के पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई करते हैं। अब बात आती है खरपतवारों का नियंत्रण। वैसे तो जब हम निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं इसमें, और जब फसल बड़ी हो जाती है तो खरपतवारों को नीचे दाब देती है। संभवतः उसकी खरपतवारों को नियंत्रण स्वयं ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। बुआई के बाद यानी बीज जमाव के पहले लगभग बुआई के 72 घंटों के अंदर अगर हम बेसालिन का छिड़काव कर दें बुआई के तुरंत बाद, तो 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं वे कम उगते हैं। ठीक, इस तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण संभव हो जाता है। रोग के नियंत्रण में आपका सबसे प्रमुख रोग इसका उगठा रोग। ये उगठा रोग है, इसकी पहचान है, इसमें पूरे खेत में कहीं छिटपुट कहीं कहीं पर पौधे आपको सूखते हुए मिलेंगे। पूरी तरीके से सूखे नहीं होंगे, वह ऊपर की तरफ से सूखते हुए आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है आधा पौधा सूखा होता है एक तरफ का, कुछ डालियां हरी होती हैं, लेकिन वह बाद में सूख जाती है। पूरा पौधा सामूहिक रूप से नहीं सूखता है। तो इसके अगर पौधे को चीड़ करके देखा जाए, इसकी जड़ों को चीड़ के देखा जाए, उसके अंदर काली धारियां दिखाई देंगी। उगठा रोग की यही पहचान है। उगठा रोग जो इसका कारक है फफूंद है फ्यूजेरियम उडम। फ्यूजेरियम उडम जो फफूंद है उगठा रोग का यह प्रमुख कारण है। इसका एक ही नियंत्रण है, हम बीज को बुआई से पूर्व कैप्टान या थैराम से हम उपचारित कर लें। उपचारित कर लें तब ही बीज की बुआई करें। अगर उसके बाद भी उगठा रोग लगता है तो हम क्या करते हैं, वह जो ग्रसित पौधा है उगठा रोग से उसको उखाड़ कर हम नष्ट कर देते हैं और आगे की फसल के लिए हम 3-4 वर्ष तक दलहनी फसल उस खेत में नहीं लेते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उगठा रोग का नियंत्रण संभव हो जाता है। अगर कभी कभी जो बाजरे की फसल होती है उगठा रोग के नियंत्रण के लिए बाजरे की फसल साथ में बोई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है,
बाजरे की फसल की जड़ों में HCN निकलता है, ठीक है, हाइड्रोसाइनेट्रिक एसिड होता है, जो कि उकठा रोग का जो वायरस होते हैं उसके नियंत्रण में काम आता है, ठीक है। ये हो गया आपका उकठा रोग। दूसरा है बांधता मोज़ेक रोग। जो बांधता मोज़ेक रोग है यह एक अष्टपादी जो वायरस होता है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, पौधे पर बहुत छोटी छोटी पत्तियां, बहुत ढेर सारी पत्तियां निकल आती हैं, उसमें फल फूल नहीं आते हैं और वह पूरा पौधा पूरे जीवन काल भर एक वैसे ही अपने जीवन व्यतीत करता रहता है। इसका जो वाहक है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, इस सफ़ेद मक्खी के कारण इस अष्टपादी वायरस का प्रसार किया जाता है। इसके लिए सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि हम जो ये रोग है इसकी रोधी प्रजाति बोएं। इसकी रोधी प्रजाति आपकी है एक बहार एक आपकी अरहर की ऐसी प्रजाति है जो बांधता मोज़ेक रोग के प्रतिरोधी होती है। आगे आते हैं पत्ती का धब्बा रोग। इसमें आप देखेंगे पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पत्तियां छिटपुट पत्तियों पर पीले, हरे, हल्के हरे, गहरे हरे भी इसमें धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.25% एंडोफिल M45 अगर ऐसे आपके खेतों में दिखाई दे रहे हैं तो एंडोफिल M45 का हम छिड़काव करते हैं। आगे कीट का नियंत्रण। कीट के नियंत्रण में सबसे प्रमुख इसका कीट है फली बेधक। यह फली बेधक कीट जब अरहर की फलियां लग चुकी हों उसी समय यह आक्रमण करता है। वह क्या करता है, पौधों पर चढ़ करके जो फलियां होती हैं फलियों के ऊपरी भाग को काट करके अंदर फलियों में घुस करके दाने को खा जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जब फलियां लगनी शुरू हों तो हम खेतों में अगर लगे हुए हो तो इसके लिए हम इंडोसल्फान 35 EC या कार्बारिल का हम छिड़काव करते हैं, या छिड़काव हम 2 से 3 बार करते हैं। इसलिए इस तरीके से इस फली बेधक का नियंत्रण हो जाता है। और आगे आपका पत्ती लपेटक। पत्ती लपेटक जो कीट है, यह कीट बुआई के लगभग 1 से 2 महीने बाद ज़्यादा आक्रमण करता है और यह अक्टूबर के महीने में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में पत्ती लपेटक कीट ज़्यादा आक्रमण करता है। यह क्या करता है, ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उसको अंदर लपेट अपने अंदर की तरफ कवर कर लेता है और उसके अंदर पड़ा रहता है और पत्तियों के जो क्लोरोफिल होती है उसको खुरच खुरच करके वह खाता है वह कीट। इस कीट के नियंत्रण के लिए हम इंडोसल्फान या मोनोक्रोटोफास, नुआन किसी एक दवा का हम छिड़काव करते हैं। तब आती है आगे कटाई। कटाई के लिए दवा है अगेती और पछेती। जो अगेती जातियाँ हैं, अगेती जातियाँ अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कटाई कर ली जाती है, जो 4-6 महीने की जातियाँ होती हैं। और जो आपकी पछेती जातियाँ हैं यह अप्रैल के मध्य तक, यूँ कह लीजिए मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक कटाई की जाती है। कटाई हम उसकी पहचान तब करते हैं जब पौधे सूखने शुरू हो लेकिन दाने झड़ने की अवस्था में ना हो, तो उस समय हम कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के लिए गड़ासे का उपयोग, कुल्हाड़ी का उपयोग हम करते हैं। कि मड़ाई के लिए जब हम पौधे की कटाई कर लेते हैं तो छोटे छोटे हम बंडल बना लेंगे। बंडल को हम खलिहान में लाते हैं, सुखाते हैं और डंडे से पीट कर या किसी पत्थर पर पीट करके उसको हम दाने को निकाल लेते हैं। तो दाने को फिर हम ओसाई करके दाने और भूसे को अलग कर लेते हैं। भंडारण जब दाने और भूसे अलग कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस दाने को धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब उसमें नमी 10 से 11% रह जाए तो हम दाने को भंडारित किसी ड्रम या किसी पॉलीथीन युक्त बैग में भंडारित करते हैं। और भंडारित करने के बाद उसमें सल्फास की गोलियों को रख देते हैं ताकि उसमें
कुछ कीड़े जो लगते हैं भंडार गृह में ना लगे। आगे आता है उपज। उपज जो कम समय वाली जातियाँ होती हैं यानी 4 से 6 महीने वाली जातियाँ, उनकी उपज क्षमता 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। और जो देर से पकने वाली जातियाँ लगभग जो 8-9 से 10 महीने की जातियाँ होती हैं, उनकी उपज क्षमता 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं अरहर की फसल दलहन के फसल में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।